हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती मिश्रा और आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने 30s से पहले ही रिटायरमेंट ले ली, क्यों ले ली और किस तरह से इसे अचीव किया। इस लेवल की फाइनेंशियल वेल्थ को और एक फैमिली सिक्योरिटी को आप अगर अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी रिटायरमेंट अगर आप अर्ली लेते हो, तो उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। क्योंकि सबको यही लगता है कि भई अगर आप अर्ली रिटायर हो गए, तो फिर आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आप सक्सेसफुल हो गए, सब बढ़िया हो गया। तो पहले तो उसका मतलब समझो कि क्या है, ये सिर्फ़ फाइनेंशियल रिटायरमेंट की बात नहीं है। ये बात है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अचीव करो और एक फैमिली में भी स्टेबिलिटी अचीव करो। आपकी पर्सनल जो ग्रोथ है, आपकी पर्सनल जो एक एस्टैब्लिशमेंट है सोसाइटी में, वो भी अच्छी प्रोक्योर होनी चाहिए और उसके साथ में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भई आपके पास सिर्फ़ पैसा है, वरना अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो जो लोग जिनके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है और पहले से ही उनके पास सब कुछ उनके पास जो है ज़मीन, जायदाद, पैसा हर चीज़ होती है, तो फिर तो उस हिसाब से उनको कभी काम ही नहीं करना चाहिए और उनको तो बस बिल्कुल रिटायर ही हो जाना चाहिए, पैदा होते ही वो रिटायर हो गए। तो ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप एक अच्छी सैलरी अचीव कर लो, सेविंग आ जाए। नो, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग और कैसे आप पैसों के साथ और पर्सनल एक सैटिस्फैक्शन के साथ इसको मिला के देखेंगे। इसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? क्या ये मेरा सही डिसीज़न था? और अभी मैं अपने रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि इस पिछले 2 साल में क्या-क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कैसे उसको एन्जॉय किया, क्या-क्या मैंने मिस किया, क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई, अब मेरा क्या डिसीज़न है, क्या वापस से मैं दोबारा से अपनी वर्किंग लाइफ़ में जाना चाहती हूँ या मैं सिर्फ़ सोशल सर्विस करना चाहती हूँ या मुझे लगता है कि रिटायर्ड लाइफ़ ही बढ़िया है, जब मन करे काम किया, नहीं किया तो नहीं मन करता तो मत करो। तो लेट्स सी कि क्या है अब मेरा अप्रोच और अब क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो 3 पार्ट्स में हमने ये वीडियो डिवाइड किया है। पहला मैंने जैसे कि बताया प्रोज़ एंड कॉन्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेरी जर्नी थी, मैंने किसे इसको कैसे अचीव किया, कौन-कौन से वो काम किए, कौन से वो डिसीज़न लिए, जिससे कि ये अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल हो पाई और अभी वो सिचुएशन क्या है, तो मैं अपनी पर्सनल जो जर्नी है वो आपको समझा दूँगी शॉर्ट में। और तीसरा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हो, ठीक है? कि मैं अपने अर्ली 30s में या 40s में रिटायर हो जाऊँ और फिर आगे की लाइफ़ क्या होती है, कैसे होती है, तो वो प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, आपके हिसाब से एक कस्टमाइज़ करके हम प्लान बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की। तो भैया बहुत सारे इसके नेगेटिव और प्रॉब्लमैटिक जो आप कह सकते हो कॉन्स हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं रिटायरमेंट के जो मुझे नहीं पता था। मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने अर्ली 20s में ही ये डिसाइड कर लिया था कि जीवन भर 9 टू 5 की जॉब नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे लाइफ टाइम नहीं भागना है। एक छोटे से लेवल पर चीज़ों को स्टेबल करके वहाँ तक पहुँच करने के बाद फिर एन्जॉय करना है लाइफ को, ठीक है? तो मैंने ये सोचा था कि भई मुझे बहुत ज़्यादा सेविंग्स, बहुत कुछ बड़ा नहीं करना है क्योंकि मैंने सिर्फ़ 10 साल का टाइम दिया था अपने आप को और आपको भी पता है कि शुरू में तो 2-3 साल आपको कोई भी काम शुरू करो तो उसको जमाने में, उसको ओवरऑल मतलब जितना आपने पैसा रेवेन्यू लगाया है, उसको निकालने में ही लग जाता है। रिकवरी में ही 2-3 साल वेस्ट हो जाते हैं और फिर आप धीरे-धीरे ग्रो करते हो, राइट? तो वो सब मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे किया, वो क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, वो बाद में हम करेंगे। पर पहले प्रोज़ एंड कॉन्स। तो मुझे ये लगता था अपने अर्ली 20s में कि जल्दी रिटायर होना है और मुझे लगता था इसके बहुत फ़ायदे हैं कि मैं अपना सोलो ट्रैवल करूँगी, घूमने जाऊँगी, ठीक है? वर्ल्ड टूर करूँगी, सेविंग जो होगी उससे मैं अपना रिलैक्स करूँगी, जब मर्ज़ी सोऊँगी, जब मर्ज़ी उठूँगी, कोई मुझे कुछ ना बोले, ठीक है? मुझे कोई कंट्रोल ना करे। मेरी पूरी लाइफ़ की पूरी मतलब पर्सनल एक इंडिपेंडेंस हो जाएगी और मैं अपने हिसाब से अपने डिसीज़न ले सकती हूँ, अपने हिसाब से जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। तो पूरी तरीके से मैं फ्री हो जाऊँगी, ठीक है? ये मेरा कॉन्सेप्ट था और इसी को करते हुए, इसी मोटिवेशन को लेकर के मैंने बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें फटाफट प्लान कर ली लाइफ़ में, ताकि सब कुछ जो है 30s तक अचीव हो जाए। अब मेरा प्लान ये नहीं था कि भई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। भई मैं एक बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से हूँ, बहुत हम्बल फैमिली से हूँ। तो मेरा था कि एक छोटी-सी गाड़ी हो, एक छोटा-सा घर हो, अपना होना चाहिए, कोई लोन वगैरह ना हो, ठीक है? थोड़ी सेविंग्स हो कि आपको लाइफ में अपने ओल्ड एज तक के लिए कोई दिक्कत ना हो।
या कोई ऐसी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, जिससे कि अगर मुझे अर्न ना भी करना पड़े या ऑफ़िस ना भी जाना पड़े, तो मेरे पास वो पैसे आते रहें। और अपनी कोई हॉबीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप ओवरऑल लाइफ़ में खुश रहो। ठीक है? इतना ही मेरे मन में था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना था इसलिए ये अचीव भी हो गया। अब मैं अगर बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचती कि भई नहीं मुझे तो 10 बंगले बनाने हैं, लग्ज़री कार्स खरीदनी है, ठीक है? मेरे अकाउंट में कम से कम 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, मेरे पास मतलब क्या-क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब मैं रिटायर करूँगी, तो मैं नहीं कर पाती, ठीक है? आप अगर ये प्लान करोगे कि भई मुझे एक छोटा-सा घर लेना है, छोटी-सी गाड़ी लेनी है, अपनी फैमिली शुरू करनी है, छोटी-सी मेरी स्टेबल फैमिली होनी चाहिए, अपनी लाइफ़ ठीक होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, इतने लेवल को आप अचीव कर सकते हो और उतने लेवल ऑफ सेविंग्स आपको जमा करने हैं कि आप आगे की जो लाइफ है बिना कमाए जी सको, ठीक है? या तो कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है या फिर कोई इतनी ज़्यादा अच्छी सेविंग होनी चाहिए कि अब उसको आप पूरी लाइफ स्पेंड करोगे तो पैसा कम नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्या है कि जैसे ही मैंने ये किया और इसको मैंने सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया। हालाँकि सच बताऊँ तो मुझे भी इतना कोई पक्का भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। बट मुझे मैंने ना एक मिडल क्लास लाइफ़ के स्ट्रगल्स बहुत देखे थे बचपन से और हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पले-बड़े थे। तो मुझे था कि नहीं यार गवर्नमेंट क्वार्टर में तो हम रह लिए, ठीक है? उसके बाद फिर मेरे को रेंट पे भी रहना पड़ा। मुझे सबसे पहले था कि यार घर होना चाहिए अपना, चाहे छोटा-सा ही हो। लेकिन वो अपना होना चाहिए कि वो एक जो फीलिंग आती है ना मकान मालिक वाली, वो चाहिए थी मेरे को। तो मुझे था कि सबसे पहले वो अचीव कर लेंगे और उसके बाद फिर छोटी-मोटी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक लग्ज़रीज़ हैं, उसको हम अचीव करेंगे और फिर सेविंग्स पे भी ध्यान देना है। ये सब चीज़ों को करने के बाद ही रिटायरमेंट के बारे में सोचा जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई और मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली 30 से पहले ही हो गई, ठीक है? तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि देखिए एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी और सबसे बड़ी बात ये है कि एक पागलपन भी आप कह सकते हो था, ठीक है? वो पागलपन होना थोड़ा ज़रूरी भी है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी पहुँच जाते हो। तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये बताऊँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसा होता है अगर आप रिटायर हो जाते हो लाइफ़ में अर्ली या कभी भी होते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई, इनसोम्निया। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि ये मैंने सोचा ही नहीं था कि नींद आने के लिए बॉडी की ना एक बेसिक नीड होती है कि आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा थकना होता है। आपको थकान होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, परेशान हो गए, आपका दिमाग में बहुत काम किया हुआ है आपने, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, तभी आपको रात को अच्छी नींद आती है। अगर आपको थकान नहीं होती, तो नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा यार दिन में मैं बहुत कुछ कर लूँगी, मैंने पेंटिंग क्लासेस जॉइन कर लिया, पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें मैंने करनी शुरू कर दी जिसका कोई मतलब नहीं था। बस ऐसे ही पैशन के चक्कर में स्टार्ट कर दिया। अपना टाइम पास करना है तो कुछ तो करेंगे ना भई, रिटायर हो गए हैं तो। तो ये सब चीज़ें मैंने करनी शुरू की, रियल एस्टेट को देखना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। उसमें घुस कर के अपना दिमाग लगाना शुरू किया। पैशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे ये समझ में आया कि इन सब चीज़ों से ना आप रियल में थकते नहीं हो। जो थकान होती है ना वो काम करके आती है और वो जो काम करके आती है, ठीक है? या कहीं आपको डेली जाना है या क्लासेस के लिए जाना है, आपको सुबह जाना है, फिर आप पूरे दिन अपना काम कर रहे हो, फिर आप थके-हारे आ रहे हो शाम को, फिर खाना खाया, एकदम से नींद आ जाती है, मतलब टूट करके चूर होके सो जाओ। ये मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ मैं आपको बताऊँ। एक दिन शाम का समय था, मुझे चाय पीनी थी। मैं अपनी हाउस हेल्प के पास गई, ये बोलने के लिए कि भई मेरी चाय बना दो और मैंने उसको सोते हुए देखा। वो सो रही थी, अपना दिन तक का जो भी काम था निपटा लिया था उसने, तो सोई हुई थी, वो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। और वो जिस रिलैक्स्ड पोज़ीशन में रेस्ट कर रही थी, उसको सोता हुआ देख कर के सच में मुझे जलन हो गई उससे। मैंने बोला यार क्या लकी है यार, मुझे इतनी अच्छी नींद क्यों नहीं आती? मैं इतने अच्छे से क्यों नहीं सो पा रही हूँ? मतलब ये कितना बढ़िया सो रही है, कितने अच्छे से, कितने आराम से। और मुझे ये भी नहीं है कि यार मैंने कोई गलत काम करके पैसा कमाया, कोई ब्लैक मनी है मेरे पास, कोई टैक्स नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट को या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मेरे को कोई रिग्रेट या गिल्ट है। तो कोई रिग्रेट, गिल्ट या एंग्ज़ायटी नहीं थी मुझे, बस क्योंकि थक नहीं रही थी बॉडी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो इसलिए मुझे इनसोम्निया हो गया। ये पोज़ीशन हो गई थी कि बिना दवाई खाए, टैबलेट लिए नींद नहीं आती थी, ठीक है? तो मुझे लेनी पड़ती थी कुछ-कुछ दिन के बाद, ठीक है? अभी भी कभी-कभी मुझे लेनी पड़ जाती हैं। तो नींद प्रॉपरली आना बहुत ज़रूरी है आपको,
ठीक है? अब मैंने इसको बड़े मुश्किल से ओवरकम किया। पिछले 1 साल में इसको बहुत मुश्किल से ओवरकम किया इनसोम्निया को, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे पता चला कि जो मेरे घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो रिटायर हो चुके हैं। वो भी यही कहते हैं कि हमें भी ना रात को बहुत अच्छे से नींद नहीं आती, जितने अच्छे से नींद हमें पहले आती थी। क्योंकि पहले हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, ऑफ़िस में जाते थे, काम करते थे, तो पहले हम यही करते रहते थे, यार कितना काम करना पड़ता है, कब काम खत्म होगा? काम ही नहीं खत्म हो रहा है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं खत्म हो रही। पर अब हमें रियलाइज़ होता है कि वो ना फिर भी अच्छा था, एट लीस्ट इट वाज़ बेटर। जब आप रात को ना सोने की बहुत कोशिश करते हो, कभी बताना मुझे कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? और रोज़ अगर होने लगे तो सोचो कितना प्रॉब्लम होगा। अगर रो आप सोचो कि मुझे सोना है, ठीक है, सोने का टाइम हो गया है, रात के 2-3 बज रहे हैं, बिल्कुल शांति है, सब लोग फैमिली के सो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। भई ऐसे में अगर आपका लाइफ़ पार्टनर भी है, तो आप उसको भी नहीं उठा सकते, आप कितनी बार उठाओगे? है ना? एक दिन चलो वो उठ के आपके साथ मूवी देख ले, खाना खा ले, एक दिन चलो आप घूमने चले गए, लेट नाइट शो देखा, एक दिन आप कभी क्लब चले गए, एक दिन पार्टी कर ली, दूसरे दिन कर ली, चौथे दिन कर ली, कितने दिन? भई मैंने तो लाइफ़ टाइम के लिए रिटायरमेंट ले लिया था, तो मुझे तो चाहिए था कि भई अब रोज़ ही मुझे जगना है रात को। तो रोज़ मैं या तो भई अच्छे से सो जाऊँ थक के, या फिर जो है कोई इसका सॉल्यूशन निकालूँ। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या हुई मेरे साथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो बहुत इमेंस वेट गेन हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब आई वाज़ लाइक मैंने 80 केजीज़ को टच कर लिया था, अबाउट टू टच 80 केजीज़ था। फिर मैंने जिम जॉइन किया बड़ी मुश्किल से, उसको कम किया, ठीक है, 70 के नीचे लाया, फिर और कम करने की कोशिश की। अभी भी आई एम वर्किंग ऑन इट, अभी भी इतने अच्छे से अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि वही रहता 2-3 साल में फैलाया है मैंने, तो उसको ठीक करने में भी 2-3 साल तो लगेंगे ही। क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, चीज़ें खराब करना बहुत आसान होता है, आप बल जल्दी से अपनी बॉडी खराब कर लेते हो, अपनी हैबिट्स खराब कर लेते हो, आप एडिक्शंस ऐड कर लेते हो, वो सब चीज़ें आसान होती हैं, बट उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही टफ होता है। अब जो अगली चीज़ मेरे साथ जो प्रॉब्लमैटिक हुई, वो था कि मेरा डेली का कोई डिसिप्लिन नहीं था। जैसे मेरे पास सुबह उठने का कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मुझे ना कोई क्लास में जाना है, ठीक है? ना मुझे कुछ पढ़ना है, ना मुझे पढ़ाना है, ठीक है? अब मेरे अंदर ना ये भी नहीं था कि चलो अगर रात को नींद नहीं आती तो मैं बुक्स पढ़ लूँ। मुझे लगता है मैं क्यों पढूँ यार, पढ़ लिया है, जीवन भर पढ़ते रहेंगे क्या? कर ली पढ़ाई, बहुत मेहनत हो गई, बस। क्योंकि आई वाज़ लाइक फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट कि यार जीवन भर क्या है, ज़िंदगी में इंसान काम ही करता रहे, पढ़ता ही रहे। अब मैं एन्जॉय करूँगी, मूवी देखूँगी। सारी मूवीज़ मैंने देख डाली, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने स्कूल डेज़ और कॉलेज डेज़ में कोई मूवीज़ नहीं देखी थी। कभी मैं थिएटर नहीं गई थी। एक तो कंज़र्वेटिव फैमिली, दूसरा आई वाज़ वेरी मच इंटू माय एकेडमिक्स। मेरा ये प्लान था कि भई मुझे अच्छे से पढ़ना है, ये करना है, जॉब लेनी है, इंडिपेंडेंट होना है। मतलब वो इंडिपेंडेंट होने का जो पागलपन था ना मेरे अंदर, उस कारण मैंने कभी भी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं किया। जितने अच्छे से लोग अपना चाइल्डहुड एन्जॉय करते हैं, स्कूल लाइफ़ या कॉलेज लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, वो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये सोचा था कि अब एट लीस्ट मैं बाकी की अपनी लाइफ़ एन्जॉय करूँगी। वही 30 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। अब आगे के 30 साल ना मुझे बहुत अच्छे निकालने हैं। जैसा मेरा मन करेगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। बट मुझे पता ही नहीं कि मेरा मन कर क्या रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पास कोई सुबह उठने के बाद कहीं जाने का मोटिवेशन नहीं है। कोई प्लान नहीं है, कोई लाइफ़ का पर्पस बचा नहीं है, ठीक है? और अगर कोई पर्पस दिखता भी है, तो मैं अपने आप को समझाती थी चाँटा मार के कि अबे इतने द 10 साल तूने मेहनत की है, 14-14, 16-16 घंटे काम किया है तूने, नींद हराम करके रखी थी, अपना आप को तूने इतना डिसबैलेंस किया हुआ था, तो एन्जॉय दिस, तो अब इसको एन्जॉय करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो एन्जॉय? तो मुझे ना अपने आप से ना एक क्लैश शुरू हो गया मेरा। कि मुझे इसको एन्जॉय भी करना है, पर मैं कैसे एन्जॉय करूँ? खुश तो रहना है मुझे, पर कैसे रहूँ? अच्छा, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया 10 साल का टाइम दिया था मैंने खुद को, तो उस 10 साल में ना मैंने अपने सारे दोस्तों से कट ऑफ कर लिया था। अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, इवन जो मेरे कुछ कलीग्स थे, किसी से भी मैं बात नहीं करती थी। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत एरोगेंट हो गई थी। आई एक्सेप्ट इट, मैं सच में बिल्कुल सेल्फिश हो गई थी कि अगर किसी बंदे से मेरे को ₹10 का भी फ़ायदा है, तो मैं उसको 5 मिनट दूँगी और बात करूँ, वरना मैं 1 मिनट भी बात ना करूँ। इस लेवल का एरोगेंस और इस लेवल की प्रॉब्लम मेरे माइंड में सेट हो गई थी कि आई वाज़ कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माइन, ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ माइन एज़ अ पीस ऑफ पेपर, लाइक एज़ अ पीस ऑफ मनी, कि भई मुझे कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, तभी मैं तुम्हारे साथ 5 मिनट भी इन्वेस्ट करूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ बैठ के चाय कभी ना पीऊँ, मैं तुम्हें अपने घर कभी ना बुलाऊँ, मैं तुम्हारे पास कभी ना जाऊँ। बट अब मेरे पास, क्योंकि टाइम था, मैं रिटायर हो चुकी थी, तो मुझे ये था कि भई अब चलो मिल सकते हैं ना? अब भई मैंने जब लोगों को 10 साल इग्नोर किया, तो
वो तो एकदम से जुड़ नहीं सकते आपसे, है ना? मुश्किल होता है। कुछ लोग तो कनेक्ट हो गए, कुछ लोग सेल्फिश रीज़न्स की वज़ह से कनेक्ट हो गए क्योंकि उनको लगा कि चलो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, चलो अब इसके पास बहुत कुछ है तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे कि फ्री थे तो आ गए, जब फ्री नहीं है तो नहीं आ रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में जब आप अपने 30s पे पहुँचते हो, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अपनी खुद की फैमिली लाइफ़ में सेटल हो चुके होते हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स अपनी लाइफ़ में सेटल हो चुके होते हैं, उनका अपना ओल्ड एज का इश्यू चल रहा होता है और आपका लाइफ़ पार्टनर सारा काम-धंधा छोड़ कर के आपकी तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के तो बैठेगा नहीं। भई वो आपकी चॉइस थी, आपने किया, ज़रूरी नहीं है ना कि दूसरा इंसान भी पसंद करता है। उसको नहीं पसंद है घर पे रहना अगर या उसको नहीं पसंद है पूरे दिन 24 घंटे अपने कमरे में बिताना, तो शायद वो उसका अपना डिसीज़न है और आपको उसको सपोर्ट और रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? तो अगर आपका पार्टनर आपका सपोर्ट कर रहा है ये डिसीज़न, जैसे मेरे को तो पूरा सपोर्ट मिला जब मैं इस रिटायरमेंट के फ़ेज़ में गई। मतलब डायरेक्टली तो नहीं था, मना ही कर रहे थे सब लोग। थोड़ा-सा क्लैश भी था, बट हाँ, इनडायरेक्टली सबने मान लिया था कि अब इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसने जो करना था कर लिया, अब ये कुछ नहीं मानेगी, किसी की बात नहीं मानेगी क्योंकि मैंने जब काम भी किया था तो बहुत ज़्यादा किया था, तब भी मैंने किसी की नहीं सुनी थी और उस टाइम मुझे काम करने के लिए भी मोटिवेट किया जाता था, फैमिली भी बोलती थी कि हाँ ठीक है, काम अगर ठीक है तो उसको करते रहो, करते रहो। तो मुझे पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक पुश फैक्टर फैमिली से भी मिल रहा था, कि हाँ ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एज़ सच ये मानेगी नहीं और ये करेगी तो अपने मन की ही। तो भई ये हो गई दिक्कत। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया इनसोम्निया, दूसरा बहुत ज़्यादा वेट गेन, तीसरी जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी, वो ये थी कि क्योंकि मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, तो मैं कभी भी उठती थी, कभी भी सोती थी, कभी भी खाती थी। अभी भी ऐसा ही हो जाता है, ठीक है? बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग आपको मैं बताऊँगी वो क्या है, वो सरप्राइज़ है, वो बाद में लास्ट में बताऊँगी। तो क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों में मेरी बॉडी का रिदम ख़त्म हो गया, ठीक है? जैसे आपका सोने का, उठने का, खाना खाने का अगर एक टाइम फ़िक्स होता है, तो अगर रोज़ आप एक टाइम पे लंच करते हो, 1 बजे अगर आप लंच करते हो, तो 1 बजे अगले दिन आपको अपने आप भूख लगेगी। बॉडी को अपने आप ही ना अलार्म सेट हो जाता है उसका। तो बॉडी आपको अपने आप ही जगाती है, सुलाती है, भूख लगाती है। अपने आप आपका जैसे बाहर जाते हो अगर आप रोज़ वॉक करने, तो शाम को 6 बजे अगर रोज़ वॉक करते हो, तो 6 बजे आपका अपने आप खुद ही मन करेगा वॉक पे जाने का। ठीक है? तो ये अपने आप ही बॉडी ना अपना एक क्लॉक बना लेती है। मेरा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसको ठीक करने में मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मतलब बहुत ज़्यादा टफ़नेस आ गई। कोई बॉडी क्लॉक नहीं है, ठीक है? किसी दिन 1 बजे लंच कर लिया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन 3 बजे कर लिया, किसी दिन ब्रंच कर रहे हैं, किसी दिन डिनर के टाइम में लंच कर रहे हैं, किसी दिन कुछ हो रहा है। सारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, जिससे हार्मोन्स खराब हो गए, ठीक है? मुझे थायरॉइड तो पहले से था ही, वो तो बढ़ गया और पीसीओडी भी हो गया। और फिर और भी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस लग गईं सारी। खाली बैठा हुआ इंसान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बिल्कुल उल्टे-सीधे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इवन सुसाइडल थॉट्स तक आने लग गए। तो इतनी सारी जब चीज़ें होने लग गईं और जब ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़े लेवल पे बढ़ गई, तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड रियली थिंक अबाउट इट, ठीक है? कि क्या सच में रिटायरमेंट जो मैंने सोचा था, ये वो रिटायरमेंट है? क्योंकि मैंने ये सोचा था कि हाँ, ओवरऑल सब चीज़ें सेट कर लेनी है, बट सेट तो मैंने कर ली। बट इन रियलिटी उससे ज़्यादा मज़ा काम करने में है या कुछ नया सीखने में है, जिसमें ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा कुछ कोर्स कर लिया, जैसे मैंने पेंटिंग सीखना शुरू किया था, वो तो एक हॉबी की तरह, वैसा नहीं, मतलब कुछ कंसोलिडेटेड। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ना आपके ऊपर ना प्रेशर है और मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक मेरे को कोई प्रेशर ना हो, तब तक मैं काम नहीं करती। मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए और बहुत ज़्यादा जब तक कोई मुझे बोले ना, बिल्कुल मेरे पीछे ना पड़ जाए। एक होता है ना क्राइसिस जब तक नहीं आ जाता तब तक और ये क्राइसिस सच में मैंने खुद पे ला दिया था। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊँ, इसके एडवांटेजेस काफ़ी रहे। जैसे ही मैं रिटायर हो गई अपना वॉलंटरीली लेके, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट काम था। छोड़ दिया काम करना, ठीक है? आई वाज़ टीचिंग मैं सिंस लास्ट 8 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग फॉर यूपीएससी, सीएसई और पिछले 8 सालों से जो लोग मुझे जानते हैं, उनको मेरी जर्नी पता है, उन्होंने मुझे बहुत पहले से देखा है, वरना आप इस चैनल पे देख सकते हो। इसी चैनल पे शुरू-शुरू में मैंने कुछ वीडियोज़ डाले भी थे अपने करियर के स्टार्टिंग में बिल्कुल। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें मैं कर रही होंगी उसमें, है ना? एकदम पतली-दुबली सी आप देखना उसमें, बिल्कुल बुरा हाल है मेरा। तो वो भी ख़ैर वो भी एक टाइम था। तो आप ये देखोगे कि पिछले 8 सालों से जो है मैं पढ़ा रही
तो अभी भी मैंने ऐसा नहीं रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल ही छोड़ दिया ना, कोचिंग मैंने जॉइन कर रखी थी और मैंने ये प्लान किया हुआ था कि जब मन करेगा पढ़ाऊँगी, जब मन नहीं करेगा नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो ओके। और मुझे कोई कुछ बोलता भी नहीं था क्योंकि देखो आप जब थोड़े सीनियर हो जाते हो ना 7-8 साल से आपने पढ़ाया हुआ है, तो सब लोग थोड़ा समझते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैडम, मन करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैंने अपने टर्म्स पे काम करना शुरू कर दिया और इस चक्कर में ये हुआ था कि मैं महीने-महीने कई कई महीने काम ही नहीं करती थी और कोई कुछ कहता भी नहीं था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम सोचते हैं ना कि हम ट्रैवल कर लेंगे, भई आप कितना ट्रैवल कर लोगे? पूरी लाइफ़ आप ट्रैवल करते रहोगे क्या? नहीं ना, आप पक जाओगे ट्रैवल कर के भी। मैं सो-सो के पक गई भई, मैं मूवी देख-देख करके, टीवी देख-देख करके पक गई। फिर मुझे समझ में आया कि इन रियलिटी लाइफ़ की असली एन्जॉयमेंट स्कैरसिटी में है। जब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा प्यासे होते हो, तो पानी पीने का भी मज़ा आता है। एक पानी कितनी नॉर्मल, कितनी बेसिक सी चीज़ है, पर वो पानी पीने में भी जो सुख और जो मज़ा, जो आनंद आता है ना आपको, वो तब आता है जब आप बहुत प्यासे होते हो। खाना खाने का जो मज़ा होता है, वो तब आता है जब आप बहुत भूखे होते हो, ठीक है? घूमने का मज़ा तब आता है जब आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, अब आप घूमने जा रहे हो, ठीक है? हर चीज़ का जो मज़ा है ना, वो उसके डिस्ट्रेस से एसोसिएटेड है या एक गैप से एसोसिएटेड है। इस रिटायरमेंट ने मेरा वो गैप छीन लिया। जिसकी वजह से मैं परेशान बहुत ज़्यादा रहने लगी और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप अपने आस-पास का एनवायरनमेंट वैसा सेट कर लो कि आप अकेला ना फ़ील करो। क्योंकि मेरे साथ क्या था, बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है? अब 3-4 साल के बच्चों के साथ आप रिटायर हो भी गए तो क्या बात करोगे? वो 4 साल का बच्चा कुछ समझता है नहीं, उसको क्या बोलोगे? अब आप तो रिटायर हो गए, आप फिलॉसॉफिकल होते जा रहे हो दिन-ब-दिन सोच-सोच करके, आपकी फिलॉसफी तो अलग ही लेवल पे पहुँच रही है। इससे फ़ायदा हुआ कि 2 साल बैठकर दिमाग बहुत लगाया मैंने हर चीज़ के बारे में, इसलिए ये सब वीडियोज़ आजकल जो आप देख रहे हो वो आ रही है। तो बहुत दिमाग लगाना हर चीज़ पे, छोटी से बड़ी बात पे, किसी ने अगर कुछ बोला, किसी का कोई रिएक्शन भी है, तो उसपे भी आई यूज्ड टू गेट फिलॉसॉफिकल कि अच्छा ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका, वो है। तो मैं इंटरकनेक्ट करने लग गई चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोचने के लिए तो भई पूरा दिन है, पूरे दिन बैठ के सोचते रहो। और सच में मैंने कई-कई दिन बैठ कर के सिर्फ़ सोचना, मतलब थिंकर बन गई मैं। मैं सोचती रिटायर हो जाऊँगी, मैं एन्जॉय करूँगी। एन्जॉय किया मैंने, ऐसा नहीं, मैं आई हैव नो रिग्रेट्स, ठीक है? मैंने सच-मुच में बहुत एन्जॉय किया। लेकिन फिर एक बात ये भी हो गई कि एन्जॉयमेंट का भी एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है, जो काम करके एन्जॉय करने में आता है। इसको मैंने एक्सेप्ट किया और ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि आप ना अपने आस-पास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रिटायर हो जाओ, जहाँ पे आपके पास डेली जगने का एक पर्पस हो, एक पुश फैक्टर हो, आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। देखो मेरा कोई बड़ा भाई-बहन है नहीं, फादर मेरे रहे नहीं हैं। मदर मेरी जो हैं वो मेरे इंडिपेंडेंट होने के बाद ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है, भाई-बहन मेरे बहुत छोटे हैं। तो और पार्टनर मेरा बहुत सपोर्टिव है, तो मेरे को कोई डाँटने वाला नहीं है। आपके पास ना कोई डाँटने वाला होना चाहिए, चाहे वो कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ा होना चाहिए जो थोड़ा समझाए आपको, यू नो, और डाँटे, कंट्रोल करे आपको। तो आपका जब सारा कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है ना, तो कई बार सारे गलत डिसीज़न्स भी आप लेने लग जाते हो। तो ऐसे में कोई सँभाल नहीं पाता। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये तो हो गए प्रोज़ एंड कॉन्स, ठीक है? प्रोज़ तो आपको सारे पता ही हैं कि भैया अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, अपने पैसे को उड़ाओ, खर्च करो, एक्सपेंसेस करो। अब मैं बात करूँगी कि ये सब चीज़ें अचीव मैंने कैसे की। तो ऐसा हुआ कि भई व्हेन आई वाज़ 18 या 19 इयर्स की एज में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, सीएसई और मुझे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने जो है जब मैं 20 इयर्स की थी, ये बात है आज से 10 साल पहले की, ठीक है? 20 इयर्स की जब मैं थी, तो मैंने सबसे पहले कोचिंग जॉइन की, बहुत रिनोन्ड कोचिंग बाजीराव एंड रवि, और आईएएस की तैयारी वहाँ पे शुरू की। कोचिंग करने के बाद एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट रियली एन्जॉयिंग द प्रिपरेशन, बट आई एन्जॉय टीचिंग। मुझे बातें करना और एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद है। मतलब बाल की खाल निकाल-निकाल के ना आई कैन एक्सप्लेन यू समथिंग। मतलब आप सोचो ना, पिछले 8 साल में जो पढ़ाया है मैंने, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने वही सेम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई हैं एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। लोग कहते भी हैं, तुमने तो बस एनसीईआरटी पढ़ाई है 6 टू 12। तो ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। एक बुक को पढ़ने में किसी को अगर 10 दिन लगते थे, वो मैं 1 घंटे में पढ़ाती थी। ठीक है? तो तभी मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, तभी तो मुझे सक्सेस मिली ना। तो इसमें कोई रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। इट्स फाइन कि मैंने, ठीक है भैया, मैंने स छठी क्लास की कक्षा की किताब पढ़ाई,
तो ठीक है ना, वो मेरे को वही पढ़ाना आता था, मुझे वो उसमें मैं अच्छी थी, उसमें मैं बेस्ट थी, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा था, ये बात मुझे पता है। और अभी भी नहीं पढ़ा सकता, ये भी मुझे पता है। तो वो एनसीईआरटी की सीरीज़ 6 टू 12th की मेरी ही सबसे अच्छी थी। इसीलिए आई वाज़ ऑन द टॉप। तो इसका मुझे पूरा घमंड अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी यहाँ पे कि मैंने अपनी जो है यूपीएससी की तैयारी में ही ये रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे तैयारी में मज़ा नहीं आ रहा, या शायद मुझे ये काम करके भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा, उनसे मिली, जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके थे। उनकी लाइफ़ को मैंने देखा कि बहुत बंधन में है, बहुत कंट्रोल्ड है, और आप सच में अगर रियल में सर्व करना चाहते ही हो ना कंट्री को, बिल्कुल अपने आप को समर्पित करना चाहते हो, तो ही आपके लिए ये जॉब है, ठीक है? मेरा एज़ सच उस समय ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे पास और ऑलरेडी फाइनेंशियल सिचुएशंस और चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी, और मेरे छोटे भाई-बहन भी थे। मुझे सब कुछ देखना था, तो मेरा ये था कि नहीं-नहीं, पहले पहले अपने आप को इंसान जब तक ठीक नहीं करेगा, तो दूसरे की क्या मदद करेगा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोचिंग क्विट करके आई विल स्टार्ट टीचिंग। आई आई स्टार्टेड टीचिंग, और मैंने जो है अपने टीचिंग की शुरुआत ऑनलाइन की थी, और फिर मैंने बाद में ऑफ़लाइन स्विच कर लिया था। 5 साल मैंने ऑनलाइन ही सिर्फ़ पढ़ाया। 5 साल बाद फिर मैंने ऑफ़लाइन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि देखो उतनी एज भी नहीं थी। अब 20 साल के आप खुद ही हो, ठीक है? और आप कोचिंग में जाके पढ़ा रहे हो, जो बच्चे खुद जो है आपसे बड़े हैं। पता चले आप पढ़ाने जा रहे हो, 5 साल बड़े बच्चे आपके सामने बैठा हुआ है, तो क्या करोगे फिर? तो ऑफ़ कोर्स ऑफ़लाइन में प्रेफ़रेंस तो नहीं मिलेगी ना, और एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो भई मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट एंड आई विल डू इट ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने काम में अच्छी थी, इसीलिए उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, बहुत डिमांड हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और उसके वजह से आई गॉट स्टेबलाइज़ इन माय करियर। मुझे समझ में आया कि कोचिंग एंड एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ा बिज़नेस है इंडिया में। और इस बात में देखो आपको कोई कहने में या सोचने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि सच में ये बिज़नेस ही है, ठीक है? और बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, और कई सारे लोग जो इसकी सही गेम नहीं समझते, वो बस घिसते रहते हैं और मतलब परेशान रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ख़ैर वो एक अलग बात है, उसकी हम कभी और काउंसलिंग करेंगे। अभी हम बस रिटायरमेंट वाले इश्यू पे आते हैं। तो मेरी जर्नी में ये रहा कि मैंने एट द एज ऑफ 18-19 डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। 20 की एज में कोचिंग जॉइन कर ली थी, एंड 20 की एज में मैंने शादी भी कर ली थी। ये मेरी अपने खुद के मर्ज़ी से नहीं हुई थी। आई केम फ्रॉम अ वेरी कंज़र्वेटिव एंड हम्बल फैमिली, और 10 साल पहले गाइज़ ये बहुत नॉर्मल था। लड़कियों की शादी 20 साल में हो जाती थी, ठीक है? 20-22 साल में लड़कियों की शादी करवा देते थे। तो हालाँकि है तो ये अर्ली मैरिज ऑफ कोर्स, बट 10 साल पहले ये थोड़ा-सा नॉर्मल था। आजकल तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब तो मैं किसी को कहती हूँ यार 20 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो लोग बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं यार बिल्कुल नहीं। फिर मैं अपने बच्चे दिखाती हूँ दोनों, तो फिर वो उनको दोनों बच्चों को देख कर के वो मान लेते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें की थी, कोचिंग स्टार्ट की थी, शादी की थी। शादी का डिसीज़न मेरे फ़ादर का था, तो मुझे ऑफ़ कोर्स करनी पड़ी, क्योंकि पहले आपके पास ना ये ऑप्शन नहीं होता था कि मैं बाहर चली जाऊँगी, पीजी में रह लूँगी, मैं चली जाती हूँ, भाग जाती हूँ, है ना? घर छोड़ देती हूँ, नहीं। एक बार पापा ने बोल दिया तो आपको करनी पड़ेगी, ये वाला सिस्टम था घर में हमारे, और यही देख कर के हम ब बड़े भी हुए थे, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एंड देन 21 की एज में आई गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है? एट 22 आई गॉट माय फर्स्ट बेबी। मेरी डॉटर हुई जब मैं 22 साल की थी। अब 22 साल की उम्र में मेरे को खुद की बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, पर एक बच्चे को सँभालना, और काफ़ी सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ रही थी। उस सा टाइम पे मेरा जो पढ़ाने वाला काम है, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत इनिशियल फ़ेज़ पे था। लेकिन जैसे-जैसे बच्ची भी बड़ी हो रही थी, ठीक है? मैं काम तो ऑनलाइन ही कर रही थी वैसे भी तो, मुझे कहीं जाना तो होता नहीं था, तो बच्चे को केयर करते-करते आई यूज्ड टू टीच। ओवरऑल मैनेज हो गया, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, तो सारी चीज़ें ठीक-ठाक चल गई, और फिर अल्टीमेटली 2-3 साल का स्ट्रगल रहा, ठीक है? लेकिन 3rd ईयर में आके मेरे ख़्याल से तीसरे साल के अपने टीचिंग करियर में आई गॉट अ वेरी बिग ब्लूम। मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब एक वेरिफ़िकेशन टैग मिल गया, और मतलब एक कहते हैं परमानेंट हो गई जॉब, ठीक है? सैलरी भी अपनी मुँह माँगी जो माँगो, वो देने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और सारी चीज़ स्टेबल हो गई। इस स्टेबिलिटी में सबसे पहले जो मैंने डिसाइड किया वो ये था कि आई विल नॉट बाय एनी लग्ज़री कार। मैं कोई ज्वेलरीज़ नहीं खरीदूँगी, मैं कोई डायमंड्स या कोई ये सब चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करूँगी। आई इन्वेस्टेड इन अ हाउस। मैंने एक कोठी खरीदी, ठीक है? 3 फ्लोर्स की बनी हुई, और एक बहुत पॉश एरिया में।
अच्छे से लोकेशन पे, जहाँ से मुझे एक अच्छी रेंटल इनकम आ जाए। इनिशियली ऑफ कोर्स मेरे को ईएमआई पे लेनी पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आप सबको ही पता है प्रॉपर्टीज़ के रेट क्या चल रहे हैं। तो ये सोच कर के मैंने बोला नहीं, एक 300 गज़ की कोठी 3 फ्लोर की बनी बनाई थी, बनी हुई ले ली मैंने। कंस्ट्रक्शन का हेडेक नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि अर्ली रिटायर होना है ना, तो ऑफ कोर्स सारी प्लानिंग वैसी थी। वैसी प्रॉपर्टी ढूँढी, वैसे इन्वेस्ट किया, ईएमआई दी, और ईएमआई भी मैंने 2-3 साल के अंदर उसकी खत्म कर दी थी, चुका दी थी, क्योंकि सैलरी ओवरऑल ठीक चल रही थी, तो आई कुड डू इट। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसी प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे लगा दिया, एंड देन आई गॉट अ रेंटल इनकम। ठीक है, तो उससे मेरी एक पैसिव इनकम पक्की हो गई कि मेरे को रेंट तो आएगा ही आएगा हर महीने। कंस्ट्रक्शन मेरे को करवानी नहीं पड़ी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी बनी बनाई खरीदी थी मैंने, तो मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं था। अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद मेरी सैलरी का पूरा मतलब मेजर पोर्शन उसकी ईएमआई में भी चला जाता था, क्योंकि पहला मेरा गोल यही था कि इसको मुझे लोन फ्री कराना है, चाहे मुझे पैसा कुछ भी ना बचे। ठीक है, फैमिली ने मेरे को ये सपोर्ट किया था, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ़ अपना काम करती थी, और मैंने अपनी जो लिविंग है वो बहुत बेसिक रखी हुई थी। मतलब मैंने प्रॉपर्टी तो ले ली थी बहुत बड़ी, बट आई वाज़ लिविंग ऑन रेंट, मैं खुद रेंट पे रह रही थी किसी और सिटी में, और बच्चों को भी बहुत नॉर्मल से स्कूल में डाला हुआ था, ऐसे ही मतलब कोई ढंग का स्कूल नहीं, जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था। और घर में भी कोई ख़ास लग्ज़री फर्नीचर्स, कोई ऐसी कंडीशन, कोई शोबाज़ी नहीं, कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं, कुछ नहीं। एक सिंपल सी छोटी-सी गाड़ी खरीदी मैंने, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक कार, और बहुत बेसिक चीज़ों में हम काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा पूरा फ़ोकस ये था कि हमें उस प्रॉपर्टी को पहले सेफगार्ड करना है। ठीक है? तो मैंने सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का पूरा ईएमआई खत्म की और उसको रेंट पे लगा दिया। उससे रेंटल इनकम, पैसिव इनकम जनरेट हो गई। ये रिटायरमेंट का पहला पॉइंट अचीव हो गया, क्योंकि या तो आपके पास बहुत मोटी सेविंग होनी चाहिए, या तो आपके पास बहुत अच्छी रेंटल इनकम या कोई ऐसी पैसिव इनकम होनी चाहिए, जो अब लाइफ टाइम आप बैठ के खा सकते हो और कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है? अब आप सोचोगे कि फिर जब ये सब हो गया, तो अब मेरे को ये वीडियोज़ वगैरह बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब रेंट खाओ, रेंट कमा लिया, रेंट खा के खुश रहो। ऐसा है नहीं, एक्चुअली रेंट का जो पैसा होता है ना, वो खाने के बाद उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आई विल टेल यू हाउ। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि 20 में आई गॉट मैरिड, 22 में आई हैड माय फर्स्ट बेबी, एट 25 आई गॉट माय सेकंड बेबी। ठीक है? तो पहले मेरी बेटी हुई थी, जब मैं 22 साल की थी, फिर मैं जब 25 साल की हुई तो मेरा बेटा हुआ। तो अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, और ओवरऑल सारी चीज़ें स्टेबल चल रही थी, और जो घर का मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी उसका भी मैंने ईएमआई क्लोज़ कर दिया था, और विदिन 5 इयर्स सारी चीज़ें क्लोज़ होकर के स्टेबल हो चुकी थी। तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं अपने आप को बहुत परेशान करूँ काम में, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक पैसिव इनकम है, फैमिली स्टेबल है। अब मैं अपने बच्चों के साथ एन्जॉय कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ, और सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो इस बीच में जो भी मैंने अर्निंग की, उससे मैंने अपनी सारी वो चीज़ें जो एक ड्रीम होते हैं, वो पूरे की। कुछ बेसिक ज्वेलरीज़ खरीदना, कुछ बेसिक जगहों पर घूमने जाना, थोड़े बहुत वेकेशंस एन्जॉय करना, फैमिली को गिफ्ट्स देना, है ना? घर में भी जो भी आप जिसके लिए जो भी कर सकते हो, वो सब मैंने किया। सेविंग्स को अपना कंसोलिडेट किया, बहुत अच्छे से एक बैंक बैलेंस रख लिया, इन फ्यूचर कभी इन्फ्लेशन की वजह से, या कभी घर रिनोवेट कराना है, या मान लो बच्चों के फ्यूचर के लिए, आगे हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जमा कर ली, और जब वो सारी सेविंग्स एड अप हो गई, देन आई डिसाइडेड कि आई विल रिटायर। ठीक है? तो इसमें अगर आप भी ये सेम चीज़ करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये डिसीज़न आपने अगर अपने अर्ली 20s में लिया है, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए आप इसको समझो कि 10 साल मिनिमम लगते हैं आपको, किसी भी काम में बहुत अच्छे से घुस के सक्सेसफुल होने में। अगर 10 साल आप नहीं दे सकते हो, तो कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि मुझे रिसेंटली याद है कि अभी मेरे एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ही पूछा था कि मैंने जब पूछा कि आप अपनी डिमांड्स वगैरह बताओ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जल्दी पैसा कैसे कमाएँ? इसके बारे में बताइए। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप जल्दी पैसा कमा सकते हो, ठीक है? और आपको 2-3 साल पूरी तरह से 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है आप सो ना पाओ ठीक से, खा ना पाओ ठीक से, ठीक है? वेट बढ़ रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, ये होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? धूप में, बारिश में,
तूफान में वेदर कंडीशंस खराब हो सकती हैं, फैमिली में कंडीशंस खराब हो सकती हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, मेरे पास तो एक छोटा-सा बेबी था 6 महीने का, उसके साथ मुझे काम करना पड़ रहा था और आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखो, मुझे वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस में आई यूज्ड टू गो एंड रिकॉर्ड द वीडियोज़। हिस्टोरिकल प्लेसेस में गर्मी भी होती है, धूप भी होती है, परेशानी होती है, मैं परेशान, बच्चा छोटा-सा जो है वो परेशान मेरे साथ। सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, तो क्यों करनी पड़ रही? क्योंकि स्ट्रगल झेलना पड़ता है आपको, है ना? वो चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लोग बस बात करते क्या कि सक्सेस के बारे में, ये हो गया, वो हो गया बस। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो कैसे अचीव हुआ। तो 2 साल का बहुत मुश्किल टाइम था गाइस, बहुत मुश्किल। एक कमरे के घर में रहना पड़ता था और ऐसा नहीं है कि पैसे थे नहीं, पैसे थे, बट वो मैंने कहा ना, मैंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था पूरा, कि मुझे ना कुछ अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना। पहले मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा कम उस पे रख के, सारे पैसे अपने डाइवर्ट करके एक प्रॉपर्टी बनानी है और जब वो बन जाएगी तभी मैं जो बचेगा पैसा उसको अपने ऊपर खर्च करूँगी, ये प्लान बना लिया था। तो आप सबसे पहले एक घर लेने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप एक छोटे से प्लॉट से शुरुआत करते हो, फ्लैट नहीं, फ्लैट के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि फ्लैट एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। इसीलिए आज तक मैंने कोई लग्ज़री कार नहीं खरीदी, ठीक है? और मैंने उतने पैसे जमा भी नहीं किए कि मैं खरीद सकती हूँ। मैंने इतने ही जमा किए कि बस एक बेसिक लाइफ़ सस्टेन हो जाए, ठीक है? और घर का मेंटेनेंस चलता रहे, बस इतना ही, कि बच्चों के स्कूल की फीस चली जाए, अपना घर का मेंटेनेंस चलता रहे, एक बेसिक लाइफ़ जिए, ठीक है? मेरे पास मंथ के एंड में जहाँ से जो भी पैसे आते हैं, कुछ भी नहीं बच पाता, ठीक है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास सेविंग्स एक्स्ट्रा रह जाती हैं, नहीं। लेकिन इतना रहता है कि मुझे पता है कि आगे की लाइफ़ को जीने के लिए इतना काफ़ी है, जो मैंने कर लिया है। तो उसके लिए ना मुझे बहुत परेशान रहना पड़ा। तो वो 10 साल में जो मैंने कमाया भी, उसको मैंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया। ना अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े खरीदे, ना अपने लिए कोई ज्वेलरीज़ खरीदी, ना बच्चों को कोई महँगे स्कूल में डाला, ना अपने घर में किसी को कुछ भी दिया, ना किसी से कुछ लिया। किसी भी तरीके के फैमिली फंक्शंस नहीं किए, किसी भी तरीके के बड़े वेकेशंस पे नहीं गई, कोई फ़ॉरेन जाना, वर्ल्ड ट्रिप पे पैसा बर्बाद नहीं किया। इवन मैं क्लब्स भी नहीं जाती थी, मूवी थिएटर्स भी नहीं जाती थी, मूवीज़ वगैरह भी बहुत कम देखती थी, मुझे भी लगता था वो भी पैसा वेस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पैसा बचाना पड़ता है आपको। तो 10 साल के लिए अगर इतनी कड़ी मेहनत करके आप चीज़ें अचीव करना चाहते हो, उसके लिए तैयार हो, तो ही आप सोचो, वरना ये सब बेवकूफ़ी है और फालतू की बातें हैं, ये फिर अचीव होगा नहीं, है ना? जो रियलिटी है मैं आपको बता रही हूँ, रियलिटी में आप सोचते रह जाओगे वो होगा नहीं, 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है, एक ऐसा प्लान बनाना है, जिसमें कि अगर आप अर्ली रिटायर भी हो जाओ, तो आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हों, जो कि आपका एक डेली शेड्यूल मेंटेन करने में हेल्प करें या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी, जिसकी वजह से आपको डेली जगना पड़ता है और एक मोटिवेशन आपको मिलता है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको अपना एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने के ऊपर काम करना है, जो कि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया, आपको बहुत समझना पड़ेगा, इसमें काफ़ी घुसना पड़ेगा और हो सकता है आपके 2-4 महीने वेस्ट हों, खराब हों, लेकिन देखो लर्निंग ज़रूर मिलेगी। देखो आप खरीद पाओगे या ना खरीद पाओगे ये बाद की बात है, इतना आगे का सोचो ही मत। आप एक बार जाओ तो सही। अरे अच्छी लोकेशन में नहीं तो थोड़ी खराब लोकेशन से शुरू करो, बिकॉज़ आई आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ बैड लोकेशन, मतलब पुअर लोकेशन से। फिर उसको आप रीसेल कर दो क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़नी ही है ना? तो एक डेवलपिंग एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो जल्दी बढ़ती है, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन अ डेवलप्ड एरिया जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो अगर आपको एक डेवलप्ड एरिया खरीदना है, तो उससे पहले आप एक छोटी-सी डेवलपिंग एरिया में पैसा लगाओ। उस पैसे को डबल ट्रिपल होने का वेट करो। जैसे ही वो डबल ट्रिपल हो जाए और लगे कि अब ये और नहीं बढ़ सकता या नहीं इसके चांसेस है, तब उसको बेचो और वो चीज़ खरीदो जो दूसरे के लिए आपने प्लानिंग की थी। तब तक आपके पास उतनी वेल्थ हो जाएगी, उतनी इनकम हो जाएगी, उतनी लोन लेने की कैपेसिटी भी हो जाएगी, तो वो फिर आप कर सकते हो। कभी भी कोई लोन लेने से पहले ये ध्यान रखो कि आपके पास आपका कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप लोन बाँट सको। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ईएमआई का बर्डन आप अकेले नहीं उठा पाओगे, यू नीड अ गुड पार्टनर ऑल्सो, जो कि आपको इसमें सपोर्ट करे। जैसे कि अगर आप पूरा ईएमआई का बर्डन उठा रहे हो, तो आपको घर चलाने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं और पैसे हैं, वो सपोर्टिवली मिलने चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? पेरेंट्स से मिलेंगे, वाइफ से मिलेंगे, हस्बैंड से मिलेंगे, वो आप देखो कैसे करोगे। जितनी जल्दी हो सके आप मैरिज करो।
जल्दी शादी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अर्ली रिटायरमेंट के तो मैंने आपको बहुत सारे नुकसान बता दिए, पर जल्दी शादी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, ट्रस्ट मी। हेल्थ बढ़िया रहती है, आपके बच्चों की हेल्थ बढ़िया रहती है। अब जब तक मुझे पता है कि 10 साल बाद व्हेन आई विल बी 40 मेरे बच्चे बड़े हो चुके होंगे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, अपने आप सब कुछ कर रहे होंगे और उल्टा मुझे भी थोड़ा सँभालेंगे भई, मैं भी थोड़ा-सा बोलूँगी कि ये दिला दो, वो दिला दो, कुछ बोलने लायक तो रहूँगी ना। तो इतने बड़े हो जाएँगे तो ये अच्छी बात है। आप जितनी जल्दी शादी कर लेते हो, उतनी जल्दी आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर आप 20s में शादी कर लोगे, तो 40s में आपके बच्चे बड़े होंगे, अर्निंग होंगे, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी। आप घूमने जा सकते हो उनके साथ, आप फिर उनकी जो फैमिली होगी, वो एक्सटेंडेड फैमिली आपके पास होगी वीकेंड में घूमने जाने के लिए, प्लान बनाने के लिए। तो आप ना अपनी 40s के हिसाब से प्लानिंग करो और आज के हिसाब से मत सोचो, क्योंकि जो बच्चे बचपन में अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपने 20s में अच्छा कमाते हैं। जो 20s में अच्छे से बचाते हैं, वो अपनी 30s में अच्छे से एन्जॉय करते हैं। तो इसीलिए एन्जॉयमेंट के लिए पहले पैसे को बचाना और बहुत कम नीड्स के साथ पूरा करना सीखो। आपको खुद का अपना सारा काम खुद करना आना चाहिए। जैसे कि आपको घर का सारा काम करना आना चाहिए, आपको खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ करना आना चाहिए ताकि एक बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे लाइफ़ जीने के काबिल आप हो। आप अपना सारा घर का काम खुद कर सकते हो, चाहे लड़का है या लड़की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कर पाओगे तो आपको नहीं पता कि आप महीने के बहुत पैसे बचा लोगे। अर्ली लाइफ़ में चलता है क्योंकि कोई शोबाज़ी करनी नहीं होती है। बाद में तो ऑफ़ कोर्स ये नेसेसिटी बन जाती है क्योंकि आपको दिखाना होता है सबको, रिश्तेदारों को और ये वो, और आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है इतना काम करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर अर्ली में पॉसिबल है तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम काम खुद कर सको, ठीक है? पैसा जहाँ से बच सकता है बचाओ, ठीक है? कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट जैसे कि कोई लग्ज़री कार, सेकंड हैंड कार, लग्ज़री फर्नीचर्स इन द हाउस, बहुत महँगे कपड़े या फिर बहुत महँगा स्कूल, कॉलेज बच्चों के लिए, कुछ भी ऐसा यहाँ पे एक्सपेंस मत करो, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि हर चीज़ बस इतनी हो जाए कि लाइफ़ को सर्वाइवल करने के लिए काफ़ी हो, ठीक है? सबको चाहिए कि 4 बीएचके के घर में हम रहें, पर वो 4 बीएचके के घर में रहने से पहले आपको इस लायक भी होना चाहिए कि आप 1 बीएचके के घर में भी रह सकते हो और उतने ही खुश रह सकते हो। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीधा 4 बीएचके ही मिल जाए मुझे, तो ऐसे नहीं होगा। तो शुरुआत बहुत छोटे से होगी। करियर में अगर आप सचमुच में कुछ ऐसा करना चाहते हो, जैसे मैंने ट्राई किया ऑनलाइन टीचिंग, 10 साल पहले ये बहुत न्यू चीज़ थी। मार्केट में आज बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, दुनिया भर के एडटेक हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसा इतना था नहीं और मुश्किल से 1-2 चैनल्स ही थे और वहाँ पे ही सब कुछ चल रहा था। तो ऑफ़ कोर्स वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ करना है तो किसी ऐसी चीज़ को ढूँढो जो इमर्जिंग है, जो न्यू है, जहाँ घुसते ही आप बहुत जल्दी टॉप पे जा सकते हो, ठीक है? वो आप अपने हॉबी, अपनी इंटरेस्ट, अपने बैकग्राउंड जो एजुकेशन आपका रहा है, उस हिसाब से चूज़ करो। अब जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की हुई थी, ठीक है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ में ही की हुई थी, तो मुझे एग्ज़ाम का पता था। तो इसीलिए मुझे वो ऑनलाइन टीचिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, राइट? अब मैंने मान लो कि मैं बुटीक खोल लेती अगर, तो फैशन की पढ़ाई मैंने की नहीं है। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है टेक्सटाइल कहाँ से आता है, कुछ भी आता है। अब मैं अपनी अर्ली एज में अगर बुटीक खोल लेती, तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती ना। वो मैं पैसा कमा ही नहीं पाती वहाँ और कमाती भी तो बहुत कम कमाती, उतना ज़्यादा नहीं कमा पाती जितना मैं कमा पाई। तो आपको क्या करना है कि अपने किसी बैकग्राउंड के हिसाब से जिसमें आपने पढ़ाई की है, जिसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी है, उस लेवल पे काम करना शुरू करो, उस चीज़ को ढूँढो और उस फ़ील्ड में घुसो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि द फ़ील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? ये इमर्जिंग फ़ील्ड है। लॉ का जो फ़ील्ड है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? काफ़ी पुराना है और हमेशा से इमर्ज चल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे नए बिज़नेसेस हैं इंडिया में, जहाँ पे बहुत डिमांड है किसी नए टैलेंट की, एनर्जी की। तो आपको ना अपना नीश ढूँढना पड़ेगा और वो ढूँढने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, आई कैन सपोर्ट यू, गाइड यू एंड गेट इंटू टच विद मी। आप उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए हम कोई और वीडियो बनाएँगे। बट आज के लिए बस इतना ही है कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और वैसे मैं अगर आपको कहूँ तो बहुत बढ़िया और बहुत ऐसी भी चीज़ नहीं है ये जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना चाहिए। अच्छी चीज़ है, इट्स वेरी गुड, बट
स्टिल आपके पास कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, जो आपको रोज़ एक पुश फैक्टर दे, उठने के लिए, बिस्तर से उतरने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि वो असली लाइफ है, उसमें आपका एन्जॉयमेंट बहुत रियल होता है, बहुत मज़ेदार होता है और मुझे बहुत मिस करने लगे। आई स्टार्टेड मिसिंग माय ऑफिस, आई स्टार्टेड मिसिंग माय डेस्क, आई स्टार्टेड मिसिंग माय कलीग्स, पीपल, द वे वी यूज्ड टू सेलिब्रेट थिंग्स। सब कुछ मुझे बहुत मिस करने लग गई थी मैं। तो मुझे लगा कि यार वो चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी। और दैट्स व्हाई आई हैव नाउ डिसाइडेड टू एंड दिस रिटायरमेंट फेज। एंड आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल से तो मैं इस चैनल पे भी वीडियो नहीं बना रही थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड मेकिंग इट अगेन। तो मुझे यही लगता है कि मेरा ये डिसीजन है पर्सनली कि मुझे इस फेज को इतना एक्टिवली नहीं जीना है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर पाऊँगी और जो सारी चीज़ें थी, सारे कोर्सेज़ थे, वो सब चीज़ें दोबारा वापस लाऊँगी, नो। अब तो देखो सारी चीज़ें काफ़ी चेंज भी हो गई है, मार्केट का ट्रेंड भी बहुत चेंज हो गया है, तो अब जो होगा वैसा करेंगे। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं 14 घंटे, 16 घंटे काम करूँगी, 2-3 घंटे जब अपनी कन्वीनियंस होंगी उस हिसाब से। बट अगेन आई थिंक दैट आई शुड गिव सम टाइम टू द वर्क, टू द लर्निंग एंड टू जॉइन समथिंग न्यू। ठीक है? सो दैट्स माय प्लान। अगर आपके भी रिटायरमेंट प्लान को ये सूट करता है, आप भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो। और एग्ज़ैक्टली क्या-क्या होने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि बहुत जल्दी विदिन अ मंथ यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम अप टू और कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। आपको सब पता चलेगा, सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे, सारी बातें आप सीख जाओगे। और इन इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगा हो कि मैंने कई सारी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के बोली हैं या गलत बोली हैं या आपको लगता है अगर ये कोई फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो आप देखो मेरा ये अकाउंट कोई नया बनाया हुआ नहीं है, बहुत पुराना है, उठा के देख लो। आप मेरे सोशल मीडियाज़ चेक कर लो, आप उसमें चेक कर सकते हो कि व्हाट आई हैव अचीव्ड, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव बॉट, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी, ठीक है? और सोशल मीडिया में येस होता है, बहुत चीज़ें दिखावा होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाओगे भी तो कोई समझदार इंसान समझ जाएगा कि ये दिखावा है या रियल है, राइट? और आई होप इतने समझदार तो आप हैं ही। तो आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों को, तो मुझे हमेशा बोलना पड़ता है एंड एज़ यू नो मुझे बाल की खाल निकाल-निकाल के एक्सप्लेन करने की आदत है। तो आप बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से इफ यू वांट यू कैन चेक एंड ट्रस्ट मी। बिल्कुल रियल और बिल्कुल जेन्युइन बातें मैंने आपको बताई। कोई भी चीज़ मैंने बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताई है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो एक रिग्रेट था या किसी चीज़ का तब भी बताया हो या गलत आपको गाइड करने का या कोई ऐसा इंटेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनइंटेंशनली ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के पास न्यूट्रल एडवाइस देने के लिए सही गाइडेंस नहीं मिलती है सही टाइम पे, और इसीलिए वो लाइफ का बहुत बड़ा टाइम मिस कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ सालों में मैंने सीखा, काम किया और कई मैंने बताया जैसे कि अपने वो रिटायरमेंट फेज़ के अर्ली जो 2 साल रहे, उसमें मैंने अब तक मैं बहुत कुछ सोचा भी, बहुत थिंकिंग की है। तो 2 साल की जो मैंने थिंकिंग और फिलॉसफी जनरेट की है ना, उसके बेसिस पे आई थिंक कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एंड बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ एंड डेली इश्यूज़ हैं हमारे, जो मुझे लगता है कि मैं यंगस्टर्स के लिए सॉल्व कर सकती हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दीज़ वीडियोज़। तो आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर। बाय बाय।